नमस्कार, मैं किरण स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पीके एजुकेशन कोर्स पर। और ये राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीजों को हम पढ़ रहे हैं। ये पूरी इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज चल रही है। उसी में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में डिस्कस किया। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस किस तरीके से लगाया जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है, किस तरीके से राष्ट्रपति हमारे संविधान में इतना सशक्त है। उन सारी चीजों का विशेष चर्चा करेंगे और पूरी की पूरी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि इनमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। इन सारी चीजों को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखें, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए केवल जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए आवश्यक नहीं है। आपको भी अपने देश के अहम व्यक्ति, जो भारत का प्रथम व्यक्ति है, राष्ट्रपति, उसके बारे में समझने और जानने की आवश्यकता है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति किस तरीके से सशक्त है? राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां हैं और उसके कार्य हैं। तो शक्तियों में द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें इनके बारे में तो कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। यहाँ से एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी, कोई भी एग्जाम हो, बिना कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के या इन चीजों के क्वेश्चंस पूरे नहीं होते हैं। तो अवश्य ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ से बहुत बड़ा कोर एरिया है और क्वेश्चन यहाँ से पूरे उठने की उम्मीद होती है। अब अगर हम बात करें कार्यकारी शक्तियों की, तो कार्यकारी शक्तियों में जैसा कि हम जानते हैं और पहले भी मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने चैप्टर शुरू किया था कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है। देखिए, बात करी जा रही है औपचारिक प्रधान की। अगर हम यहीं पर वास्तविक प्रधान की बात करते हैं तो वो होता है जो सत्ता में इस समय पर जैसे प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री पद जो होता है वो वास्तविक होता है और औपचारिक प्रधान जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो सारे के सारे काम जो सत्ता में सरकार होती है उसी के साथ मिलकर काम करता है। जो एक मंत्री परिषद है जो सलाह देती है राष्ट्रपति को वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री भी एक बहुत ही ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष महत्वपूर्ण पद है। उसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो संघीय कार्यपालिका के जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र में जो सरकार है वो सहजता पूर्वक काम को कर सके, आसानी हो उसे काम करने पर। और जितने भी मंत्री हैं, मंत्री परिषद पूरी है, वो उनको एक जो काम का आवंटन है या जो उनके काम देना है वो उनको आसानी से वितरण किया जा सके। एक मंत्री परिषद होती है जिसमें बहुत सारे मंत्री हैं, वो आगे आने वाले वीडियोस में पूरा देखेंगे। तो उसमें कामों का किस तरीके से वितरण किया जाएगा और आवंटन किया जाएगा इसके बारे में भी बात की गई है। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है। वे सभी उसके पश्चात पर्यंत काम करते हैं। पश्चात पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो काम करेंगे। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक उनका विश्वास बना हुआ है लोकसभा में, जब तक विश्वास मत पारित रहता है तब तक प्रधानमंत्री पद पर और पूरी मंत्रिपरिषद बनी रहती है। जब उनका विश्वास मत खो जाता है तब जाके वो मंत्रिपरिषद हट जाती है। तब राष्ट्रपति किसी अन्य दल को या किसी अन्य व्यक्ति को, ये जो दूसरे दल का व्यक्ति होगा उसको प्रधानमंत्री निर्वाचित करने के लिए आमंत्रित करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये लिखा है कि उनके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं तो राष्ट्रपति की मर्जी है, जब चाहे तब उसे हटा दे, ऐसा नहीं है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जितने भी मंत्री परिषद है संघ के वो सारे के सारे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत काम करते हैं। वह महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, राज्यपाल, जल विवाद आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयोग,
जो है अन्य राजभाषा आयोग, इन सभी की कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 124 2 के तहत राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करे, जिससे जिनसे ऐसा करना आवश्यक समझे। अगर उनको लगता है राष्ट्रपति को कि कोई परामर्श चाहिए है हमें उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन वो उसके लिए बाध्य नहीं है कि जो परामर्श दी गई है उसको वो माने। वह केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतरराज्यीय परिषदों की नियुक्ति कर सकता है। मैंने पूरा वीडियो बनाया है अंतरराज्यीय परिषदों के बारे में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये किसको शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि अनुसूचित क्षेत्र को, वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। इसकी भी शक्ति उसे प्राप्त है। अब अगर हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की, तो विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को आहूत करने या उसका सत्रावसान करने का तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति है। लोकसभा का विघटन तभी होगा जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस बात की सलाह देता है, तब जाके वो ये जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह देती है कि लोकसभा का विघटन होना आवश्यक है, तब विघटन हो जाता है। तो राष्ट्रपति उसको विघटित करते हैं ऑफिशियल रूप से। गतिरोध हो जाने पर उसे अनुच्छेद 85 और 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का भी उसके पास ये शक्ति है। लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों का अभिभाषण भी कर सकते हैं और संसद को आहन करने का कारण भी बताएंगे। यदि लोकसभा में इसका जो पीडीएफ है, अगर आप देखेंगे पीके एजुकेशन कोर, आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इसका आपको लिंक पूरा मिल जाएगा। तो आप एक बार अगर मेरे समझाने के बाद पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। और कुछ चीजें अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है तो प्लीज, मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, जरूर अपने नोट्स बनाएं, कहीं पर उन्हें नोट डाउन करें, ताकि एग्जाम जब पास में हो तो आप बहुत इजिली उन चीजों को फाइंड कर सकें और उस पर अपनी एक पकड़ बना सकें और पढ़ सकें, तभी आपको फायदा होगा। आज आपने राष्ट्रपति पढ़ा, 6 महीने बाद एग्जाम होगा, आप इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपके नोट्स होंगे तो आपको एक चीजें समराइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यदि लोकसभा और अगर बात करें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? सदन के किसी भी सदस्य को, जो दोनों सदन है उनमें से किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। ऐसे ही सेम राज्यसभा में है और ऐसे ही लोकसभा में है। वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े जानकार व्यक्तियों में से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में चुनता है और 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है, आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन राष्ट्रपति में पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रपति के जो प्रावधान है उससे। वह चुनाव आयोग की परामर्श के आधार पर संसद के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर भी निर्णय दे सकता है कि संसद में कौन सा सदस्य है जो उसकी निर्भरता, जो योग्यताएं हैं उनके लिए एलिजिबल था या फिर नहीं था, इस पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति को भेजा जाता है, सपोज करिए कोई भी विधेयक है संसद द्वारा पारित हो गया वो और राष्ट्रपति को भेजा गया, तो वह अपने विधेयक पर स्वीकृति दे देगा अथवा विधेयक को अपने विधेयक को सुरक्षित रख लेगा अपनी स्वीकृति के लिए, अथवा वह पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। लेकिन अगर संसद ने दोबारा विधेयक में संशोधन किया या फिर नहीं किया, अगर उसको दोबारा भेज दिया है, तो राष्ट्रपति इस बात पर मजबूर है कि उन्हें उस पर साइन करने होंगे, हस्ताक्षर करने के लिए वो मजबूर है, तो उन्हें स्वीकृति देनी ही होगी। यही शर्त राज्यपाल के लिए भी लागू होती है। यदि राज्यपाल विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए रोकता है और या फिर विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देता है, अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेता है, अथवा विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन एक चीज डिफरेंट है जो अलग करती है इस चीज को, विधायिका अगर विधेयक को दोबारा संशोधित कर या ना भी करके भेजती है तो इस पर स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है, जबकि राष्ट्रपति इस चीज के लिए बाध्य है कि अगर विधेयक आ गया है और संशोधन के लिए दोबारा उसे भेजा गया और उस पर संशोधन किया गया या फिर नहीं किया गया, उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अब आगे देखेंगे इसमें और क्या है।
वह संसद के 17वें की अवधि में अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अध्यादेश का एक पूरा अलग से वीडियो है, मैंने उसमें सारी चीजों को डिटेल में आपको बताया है, तो अध्यादेश के बारे में ज्यादा डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे, हम अगले वीडियो में उसके बारे में पूरी चीजों को जानेंगे। वह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, यहाँ से पूछा जाता है। वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एवं दमन व द्वीप में शांति, विकास व सुशासन के लिए विनिमय बना सकता है। जब मैंने आर्टिकल्स पढ़ाए थे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति किन किन पर नियम बना सकता है उसके बारे में मैंने बताया था। पूरा वीडियो मैंने डिटेल में उसमें समय पे समझाया था। और विकास सुशासन के लिए वहां पर नियम बना सकता है। पदुचेरी के भी वह नियम पदुचेरी के लिए भी वह नियम बना सकता है, परंतु केवल तब जब वहां की विधानसभा जो है निलंबित हो अथवा विघटित अवस्था में हो। वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां अगर देखेंगे उसमें धन विधेयक जो है, देखिए वित्त विधेयक और धन विधेयक एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो धन विधेयक राष्ट्रपति इसका निर्णय कौन करता है, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक, लोकसभा का अध्यक्ष इसके बारे में निर्णय देता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। पहली बात करी जा रही है धन विधेयक की। वह वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है, जो केंद्रीय बजट होता है उसको संसद के समक्ष रखता है। इसमें मैंने जितनी भी चीजें ज्यादातर ली है वो ज्यादातर लक्ष्मीकांत से ही ली गई है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। देखिए राष्ट्रपति के पास कितनी कितनी शक्तियां हैं। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की अवस्था कर सकता है, उसकी भी व्यवस्था कर सकता है। अगर कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आकस्मिक निधि से धन निकालना पड़ेगा, लेकिन वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं होगा। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए जो टैक्स है उनके कलेक्शन हुआ उसमें किस तरीके से बंटवारा हो, इनके लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। वह उच्चतम न्यायालय की किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है। जब हम राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां पढ़ेंगे उस समय पर भी इन चीजों को पूरा डिटेल में जान लेंगे। माफ कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, दंड में क्षमादान दे सकता है, प्राणदंड स्थगित कर सकता है, राहत और माफी भी प्रदान कर सकता है। उन सभी मामलों में जिनमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो, उन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो और उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो। ये सारी शक्तियां किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां ये प्राप्त है। कूटनीतिक शक्तियों की अगर हम बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय जितने भी संधि और समझौते किए जाते हैं वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। मैंने कहा ना वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री, और जो नाम मात्र के हैं वो है राष्ट्रपति। तो जितने भी काम होंगे वो उनकी सलाह पर ही होते हैं। वह अंतरराष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह कूटनीतिक मामलों में जैसे कि अगर बात करें राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है और उनका स्वागत करता है। सैन्य शक्तियों में देखेंगे वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन, राष्ट्रपति। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल व वायु सेना के प्रमुख की नियुक्ति करता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा भी कर सकता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार ही होगा। बिना संसद की अनुमति के वो कोई काम नहीं कर सकता है। आपातकालीन स्थितियों के बारे में जो शक्तियां हैं मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अगर राष्ट्रपति आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और 365, वित्तीय आपातकाल 360, जो आज तक कभी भी हमारे देश में नहीं लगा है। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति है वीटो शक्ति। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं दे देता है। तो जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्पों में कौन कौन सा विकल्प है? पहला, ये आर्टिकल 111 में ये बात कही गई है, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है, अथवा
विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, या फिर पहला है अपनी स्वीकृति दे सकता है या फिर सुरक्षित रखता है, और या फिर वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो, मतलब बाकी विधेयकों की बात की जा रही है, धन विधेयक के बारे में ऐसी बात नहीं की जा रही है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है तो उसे अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है। वर्तमान में जो कार्यकारी प्रमुखों की वीटो शक्तियां हैं वो 4 में वर्गीकृत की जा सकती हैं। अत्यंतिक वीटो की अगर बात करेंगे, इसका मतलब होता है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रखना, और एक विशेषित वीटो जिसमें जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। निलंबनकारी वीटो के बारे में बात करेंगे, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। पॉकेट वीटो की अगर हम बात करते हैं, पॉकेट वीटो में विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। पॉकेट वीटो के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए पॉकेट वीटो को थोड़ा सा बता देते हैं। इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक को ना तो सहमति देता है, ना स्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है। सिंपल सी बात अपनी जेब में रख लेता है। पॉकेट वीटो का हिसाब ये है, परंतु अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास रख लेगा और निलंबित कर देगा। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय ना देने की शक्ति ही पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। ना तो उसे आगे बढ़ा रहा है, ना उस पर अपना हस्ताक्षर कर रहा है, तो इन चीजों को क्या कहा जाता है, पॉकेट वीटो के नाम से इसे जाना जाता है। राष्ट्रपति की इस पॉकेट वीटो के प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी शक्ति ज्यादा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के रिस्पेक्ट में। सन 1986 में एक ऐसा केस है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो थे, उन्होंने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम को इस संदर्भ में इसका प्रयोग किया था, और राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित विधेयक में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए और इसकी अत्यधिक आलोचना हुई। 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने यह विधेयक नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा था, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया था। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और मैंने आपको बताया इसमें कि राष्ट्रपति की क्या-क्या शक्तियां हैं। मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम पर जुड़ें और इसका पीडीएफ आप जरूर ले लें ताकि आपको आसानी होगी समझने में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय।